नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने क्या आरबीआई से अतिरिक्त रुपए उगाने के लिए दबाव डाला था? क्या इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव हुआ था? जानिए पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने क्या दावा किया है। दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर पद से पहले उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके कुछ महीने बाद जून 2019 में डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने भी इस्तीफा देकर धमाका कर दिया था। उसी विरल आचार्य ने अब एक और धमाका किया है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व खर्च के लिए 2018 में 2-3 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बनी थी। विरल आचार्य के इन दावों को मिंट ने रिपोर्ट किया है। 2017 से 2019 तक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले विरल आचार्य ने दावा किया कि रुपए देने से इनकार करने पर केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की नई प्रस्तावना में दावा किया है। सबसे पहली बार यह किताब 2020 में छपी थी, जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और बाद में डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया था। तब भी आरबीआई और सरकार के बीच टकराव और रुपए ट्रांसफर की खबरें आई थी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने के 9 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विरल आचार्य ने भी तय समय से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। 2016 में रघुराम राजन ने बड़े अनमने भाव से गवर्नर का पद छोड़ा था। उनके बाद उर्जित पटेल को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया था। उर्जित पटेल को सरकार का सबसे चहेता गवर्नर कहा जाता था। ये बातें नोटबंदी के दौरान आरबीआई और उर्जित पटेल के कामकाज को देखकर काफ़ी हद तक सही भी साबित होने लगी थी। नोटबंदी जैसे फैसले पर आलोचना झेलने के बाद भी पद पर बने रहने वाले उर्जित पटेल ने जब 2018 में इस्तीफा दे दिया तो गंभीर सवाल पूछे जाने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रिपोर्ट के अनुसार विरल आचार्य ने प्रस्तावना में कहा है, नौकरशाही और सरकार में खुराफाती लोगों ने पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान आरबीआई द्वारा जमा की गई बड़ी रकम को वर्तमान सरकार के खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की योजना तैयार की थी। आचार्य ने दावा किया कि नोटबंदी के साल के दौरान नए बैंक नोटों की छपाई के खर्च ने केंद्र को किए गए हस्तांतरण को कम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप 2019 के चुनावों से पहले सरकार की धन की मांग तेज हो गई। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा कि चुनावी वर्ष में लोक लुभावन खर्चों में कटौती क्यों, जब केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर छापा मारा जा सकता है और बढ़ते राजकोषीय घाटे को अनिवार्य रूप से पैसा बनाया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को यह कहते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया कि वो वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते और ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति और विभाजनकारी राजनीति ने पार्टी की संभावनाओं को बर्बाद कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बोस ने कहा कि वो किसी भी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनकी और पार्टी की विचारधारा मेल खाती हो। उन्होंने कहा, हमने पार्टी को कई प्रस्ताव दिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बंगाल में पार्टी गलत रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई और फिर इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का रणनीति समूह शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि लोगों के मुद्दों को उठाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने इंडिया या भारत नाम विवाद पर कहा, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पीएम में न केवल घबराहट दिखाई दे रही है, बल्कि थकावट भी दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों के बाद पीएम और उनके रणनीतिकार घबराए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले 3 पत्रकारों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 सितंबर तक
रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर आज इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब देने को कहा। ईजीआई ने मणिपुर के जातीय संघर्ष में स्थानीय पत्रकारों की कथित भेदभाव वाली रिपोर्टों के सच का पता लगाने के लिए टीम को भेजा था। इसके बाद 3 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसे लेकर ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटकलों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सदन का विशेष सत्र इंडिया से भारत नाम करने के लिए बुलाया गया है। अनुराग ठाकुर ने इसको अफवाह बताते हुए द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो हो रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वो स्पष्ट रूप से उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा तो फिर भारत नाम पर आपत्ति क्यों? भारत से किसी को आपत्ति क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा और मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्रोतों से बने हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव के उस हलफनामे का भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों के लिए भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने 9 शिविरों में राशन वितरित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। यदि विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में कोई और शिकायत मौजूद है तो इसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। ऐसी किसी भी शिकायत का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए। हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर पीठ ने कहा, सरकार द्वारा इस न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट केवल इस अदालत को उपलब्ध कराई जाएगी। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात लगभग 1 सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो यूरोपीय संघ यानी EU के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हेग में भी इसी तरह की बैठक करेंगे। वो 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस की लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां वो 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक राहुल गांधी के दिल्ली लौटने की संभावना है। भारत में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से जब सवाल पूछा गया कि G20 सम्मेलन में भारत चीन सीमा तनाव का क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जहां तक G20 पर भारत और चीन के सीमा तनाव के असर का सवाल है तो ये बिल्कुल चीन पर निर्भर करता है। अगर चीन वहां आकर स्पॉइलर की भूमिका निभाना चाहता है तो बेशक ये विकल्प भी उनके पास उपलब्ध है। मेरा मानना है कि अध्यक्ष भारत को चीन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भू राजनीतिक मसलों को एक तरफ करते हुए पर्यावरण, बहुपक्षीय विकास, बैंक सुधार, कर्ज राहत, तकनीकी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। कांग्रेस ने कहा है कि श्रीलंका में अडानी का एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पीएम मोदी के कहने पर अडानी को बिना टेंडर के मिला। अब अगर प्रधानमंत्री एजेंट की तरह काम करे तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। खैर, अब अडानी के इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता होगा। सोचिए जरा, अडानी के लिए अब सरकारों के बीच समझौता हो रहा है। मोदी अडानी के लिए और अडानी का काम कर रहे हैं। मोदी ही अडानी हैं, अडानी ही मोदी हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध किया है। पंजाब में आप नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में बयान दिया था कि उनकी पार्टी देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में राज्य में आगामी संसदीय चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस नेताओं की ये जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब की 13 संसदीय सीटों में से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा 6 का प्रतिनिधित्व कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मंगलवार को एक बैठक के दौरान 3 पूर्व मंत्रियों सहित
कई उपस्थिति लोगों ने आपके साथ गठबंधन का विरोध करने के साथ हाथ उठाए। उसमें बताया गया कि इस तरह के गठबंधन से केवल अकाली दल का पुनरुत्थान होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कदम के खिलाफ नजर आए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।